हेलो स्टूडेंट्स, हेलो माय नीट चैम्प्स। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं विवेक राणा, योर केमिस्ट्री मेंटोर, योर केमिस्ट्री गुरु। और आज के सेशन में स्टूडेंट्स मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। अब हम जानते हैं कि हमारे नीट के एग्जाम में 60 डेज से कुछ ज्यादा दिन बचे हैं और इन दिनों को हम कैसे यूटिलाइज करें कि केमिस्ट्री में हम 170 प्लस मार्क्स को गेन कर लें। सो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, एक ऐसा रिवीजन प्लान बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में और आप बड़े आराम से 170 प्लस मार्क्स को गेन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट चलिए आइए सेशन को शुरू करते हैं। पर सेशन को शुरू करने से पहले मैं बिल्कुल चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट अपनी प्रेजेंस यहां शो करे, सेशन को लाइक करे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले और हमारे इस प्यारे से चैनल आकाश बायजूस नीट को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां पे लगातार आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो स्टूडेंट चलिए ये हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, हम सब चाहते हैं कि हमारा नीट में सिलेक्शन हो, हम बेस्ट रैंक को गेन कर पाएं। और अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट रैंक गेन करना, बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको 100% सिलेबस कवर करना है। आप बिल्कुल भी कोई भी एक चैप्टर छोड़ नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी और ये ब्लंडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि आपको अपना 100% सिलेबस कवर करना होगा अगर आप वाकई में चाहते हैं 170 प्लस मार्क्स को गेन करना। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप टॉपर होना चाहते हैं, आप बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। और आज के सेशन में बताने वाला हूं आपको रिवीजन प्लान। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हम केमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेग्रीगेट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि आप जब चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट करें तो आपका जो रिवीजन का सीक्वेंस हो वो क्या हो। सो जब हम, क्योंकि हमारा रिवीजन का सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर की जो नॉलेज है हम दूसरे चैप्टर के अंदर यूज कर सकें, और जब नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करें सो वो हमारे लिए सॉल्व करना, उसको अंडरस्टैंड करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो जब आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं कि हम मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर को सबसे पहले उठाएंगे, है ना। मोल कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शनिटी, बहुत सारी चीजें आती हैं। सो इस चैप्टर के बाद फिजिकल केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है आप उठाइएगा गैसियस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि यहां पे हम मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारी चीजों को यूज करेंगे। वहां की जो कैलकुलेशन हम मोल कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंड करते हैं, तो उनको यूज करने में, जब यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो हमारे लिए इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना आसान होगा, हमारे लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आसान होगा। इसके बाद में जब गैसियस स्टेट के बाद में आप सॉल्व करेगा स्टूडेंट सॉल्यूशन को, जो सीक्वेंस में बता रहा हूं ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन आता है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा सॉल्यूशन चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स के बाद में आप चैप्टर ले सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये हमारे पास में एक सीक्वेंस हो गया कि हमने कौन से 4 चैप्टर पहले फिजिकल केमिस्ट्री के हमने कवर किए। अब स्टूडेंट इसके बाद में हम बात करते हैं कि हम क्या क्या, कौन से चैप्टर्स के बाद उठाएं। तो 11th क्लास के हम चैप्टर रिवाइज करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स। क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम सॉल्व करेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनेमिक्स का रोल आता है। तो आप थर्मोडायनेमिक्स को पहले कर लेंगे तो उसकी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है आप यूज कर पाएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर ये और आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। इसके बाद आप कवर करेंगे रिडॉक्स। अब हम ये 11th के चैप्टर हमने इसी सीक्वेंस के अंदर कवर करने हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास में कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के 12th के चैप्टर बच जाएंगे। तो 12th में जब आप रिडॉक्स कर लें और इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को आप अच्छे से समझ लें, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, तो उसके बाद में आप रिवाइज करिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्योंकि स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब सॉल्व करना, इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। और आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत आसानी से इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया, इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लिया। स्टूडेंट्स के बाद में आप सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री को
कवर करें। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जब आप ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आपको जो चैप्टर हैं वो कम टाइम में आपके रिवाइज हो जाएंगे। और आपका लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास में टाइम की कमी है और बहुत ह्यूज सिलेबस है रिवाइज करने के लिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या सीक्वेंस रखा जाए रिवीजन के लिए। और रिवीजन जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत डिटेल में पढ़ना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, जितने भी हमारे पास में रिएक्शन मैकेनिज्म आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इस चैप्टर के अंदर ही आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप यहाँ पे, आइसोमेरिज्म को यहाँ पे अच्छे से देखिएगा क्योंकि जब आप नेक्स्ट ऑर्गेनिक के चैप्टर में जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को आप वहां पे डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर अप्लाई करेंगे। इसके बाद चैप्टर कवर करिएगा स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन हमारे पास में एक ऐसा चैप्टर है कि जब आप नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर कवर करेंगे ना, वहां का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक रिएक्शंस चैप्टर के अंदर आ जाएंगी। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर आपके पास एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स, हेलोएरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहां पे आप उनको पढ़ेंगे उनकी प्रिपरेशन में या उनकी प्रॉपर्टीज में। सो हाइड्रोकार्बन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हाइड्रोकार्बन चैप्टर से आते हैं या हमारे पास में आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हाइड्रोकार्बन के बाद अगर आप रिवाइज करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो ये मान के चलिए कि यार ये 3 चैप्टर अगर आप कवर कर रहे हैं ना तो आपका लगभग 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट कवर हो रहा है, लगातार कवर हो रहा है। अब इसके बाद में जो बाकी बचे हुए चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जैसे हेलो एल्केन्स, हेलोएरिन्स, बिल्कुल कवर करिए। और हेलो एल्केन्स, हेलोएरिन्स के अंदर जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, एरोमेटिक जो रिएक्शन मैकेनिज्म है या आप एलिमिनेशन रिएक्शन, सब आपको जो है हाइड्रोकार्बन के और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कॉन्सेप्ट आप यहां पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आप बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी बचे हुए चैप्टर को कवर करें, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को, एमाइंस को और बायोमोलिक्यूल। सो आसान होगा, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे पास बहुत ज्यादा चैप्टर हैं। इसी के साथ साथ आप उसके बाद में कवर करिएगा पॉलीमर और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो स्टार्टिंग में ही 3 चैप्टर कवर करने में आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस क्या है, बहुत आसानी से कवर हो रहा है और जो डिफिकल्ट पार्ट होगा वो भी आपने स्टार्टिंग के अंदर उसको सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, जब हम बात बताता हूं कि अब बचता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको रिवाइज करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको अच्छे से कवर करना है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास में सबसे पहला चैप्टर आएगा जो पूरी केमिस्ट्री का बेसिक है। 2 चैप्टर वो होते हैं हमारे पास में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग का जो रोल है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ना है, कोई एक सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो आपका छूट जाए या आपका वीक रहे। ओके, सो ये 2 चैप्टर ऐसे होंगे जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देंगे। एक डिटेल में पढ़ना है, कवर क्या क्या करना है बिल्कुल बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपको सीक्वेंस क्या फॉलो करना है। इसके बाद में डी एंड एफ ब्लॉक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सीक्वेंस है बिल्कुल यही रहेगा, डी एंड एफ ब्लॉक कवर करिएगा। सो जब आप केमिकल बॉन्डिंग और डी एंड एफ के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके ऐसे होंगे, जब आप नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट कंपाउंड रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड का 50% पार्ट जो है आप अल्टीमेटली केमिकल बॉन्डिंग और डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर ही ऑलरेडी कवर कर लेंगे, तो आपको कहीं इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब स्टूडेंट, इसके बाद में हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि इसके बाद में आपका सीक्वेंस क्या रहेगा। इसके बाद में आपका जो है, आपको पता है कि पी ब्लॉक एक बहुत बड़ा चैप्टर है, पर पी ब्लॉक को सॉल्व करने से पहले, पी ब्लॉक को रिवाइज करने से पहले एस ब्लॉक को अच्छे से रिवाइज करिएगा। यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इसके बाद आइएगा पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक को कवर करने के बाद में आपके जो बचे हुए चैप्टर हैं हाइड्रोजन और मेटलर्जी, इसको कवर करिए। सो स्टूडेंट, अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। स्टार्टिंग के 2 से 3 चैप्टर आपको रिवाइज करने में टाइम लगेगा, बट उनकी जो इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर जो कंटेंट है, वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डेफिनेटली आएगा। तो इस तरीके से आप अपना सीक्वेंस फॉलो करके अपने रिवीजन को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं और रिवीजन आपका डिटेल होना चाहिए। अब स्टूडेंट, ये तो हमारा हुआ कि रिवीजन प्लान की हम किस पर्टिकुलर पैटर्न में रिवाइज करें। अब हमारे पास बात आती है कि सर ये तो कंटेंट, अब कंटेंट में जब रिवाइज करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं कि इंपॉर्टेंट कि आपको नेक्स्ट 60 डेज में क्या क्या करना है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी हो।
सो स्टूडेंट, सबसे पहले बात आती है प्रैक्टिस की। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। आपको लग रहा है कि आपके 170 प्लस मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं, अभी हम 130 140 तक आ रहे हैं और इतने मार्क्स सफिशिएंट नहीं होंगे। सो आपको टाइम देना है, और आपको कितना टाइम एटलीस्ट नेक्स्ट 60 डेज में केमिस्ट्री को देना है। तो हमारे पास में अगर मैंने 60 डेज के प्लान की बात करता हूं तो आपको हर दिन 4 आवर्स की स्टडी करनी है और अप्रोक्सीमेटली 240 आवर्स आपको केमिस्ट्री को देने हैं। और इतने जो आवर्स हैं वो सफिशिएंट होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप अल्टीमेटली 30 to 50, 30 से लेके 50 मार्क्स अगर आप सीरियसली नेक्स्ट 240 आवर्स केमिस्ट्री को देते हैं तो आपके 30 से 50 मार्क्स आप डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। अब प्रैक्टिस कहां से करनी है, क्या क्या चीजें मुझे दोबारा से रिवाइज करनी है, तो सबसे पहले पॉइंट आता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एटलीस्ट 30 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप दोबारा कर लें। अगर आपने किए हैं तब भी आप उनकी प्रैक्टिस करें। और जब आपकी बार PYQ करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 30 ईयर्स के, तो आपको यह देखना है कि आपकी परसेंटेज ऑफ एरर क्या है। और आपकी जो परसेंटेज ऑफ एरर है ना, इस बार लेस देन 5% होनी चाहिए। मतलब आप अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 5 से ज्यादा क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए, क्योंकि इतना आपने रिवाइज कर चुका होगा या आपने कर लिया हो कि आपको इतनी नॉलेज हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अल्टीमेटली 5% से ज्यादा आपके बिल्कुल भी एरर ना हो। इसको आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, बच्चों, कितनी बार आपको लगता है कि सर अब की बार देखो नीट का जो हमारा एग्जाम है वो तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें करने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा कि आपको, अगर आपको लग रहा है कि आपका कंटेंट कहीं वीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आती है, और तो साथ साथ तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए आप जितने भी एनसीईआरटी के अंदर, यहां पे एनसीईआरटी की बात करता हूं, एनसीईआरटी में जितने भी सॉल्व्ड क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज है ना, इसके सारे क्वेश्चन आपको फिर से करने हैं। अगर आपने अभी तक 11th क्लास और 12th क्लास, क्योंकि अगर आप ड्रॉपर हैं तो अगर आपको लगता है कि सर हमने इस बार सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। मेरे स्टूडेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर लास्ट 7 डेज के अंदर कैसे रिवाइज करें, तो मैं इसको सिर्फ एक ही बात बोलता हूं। अब बात आती है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी लेके बैठिए और एनसीईआरटी में फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी सॉल्व्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिकली सारी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी, सारे फॉर्मूले आपको वो उसके कि उन सारे क्वेश्चंस में सारे फॉर्मूले आएंगे, वो आपके रिवाइज हो जाएंगे, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ साथ आपको कहीं ना कहीं 5 to 6 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वही ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे आपके नीट एग्जाम के अंदर। फिर आपको याद आएगा कि सर ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के अंदर सॉल्व किया था, सेम सच क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव के अंदर आ गया, मेरी इतनी प्रैक्टिस थी कि मैंने उसको देखते ही सॉल्व कर दिया विद सेम वैल्यू। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एनसीईआरटी के अंदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको बार बार देखिए, उनका प्रोडक्ट देखिए, आपको बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और वहां पे जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं वो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, कंपाउंड्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो अल्टीमेटली जितने भी ट्रेंड्स फॉलो होते हैं और ट्रेंड्स में जितने भी एक्सेप्शंस आते हैं, आप उनको अच्छे से रिवाइज जरूर करिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलते हैं एनसीईआरटी के अंदर, वहां पे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको प्रैक्टिस करिए। जैसे आपको कन्वर्जन्स मिलेंगे वहां पे करने के लिए, तो जितने कन्वर्जन्स की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा आपको रिएजेंट याद करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स को कि सर एंड टाइम पे हमें रिएजेंट भूल जाते हैं, कौन से पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट अप्लाई होगा। सो अगर आप रिएजेंट को याद करना चाहते हैं, कि आप उनका यूज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कन्वर्जन्स करिए, नेम रिएक्शंस को अच्छे से पढ़िए। अब कन्वर्जन्स के दौरान, क्योंकि सारी नेम रिएक्शंस की रिएक्शंस जो है कन्वर्जन्स में काम आती हैं, सो आपको वहां पे रिएजेंट याद हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपको सारी नेम रिएक्शंस को भी याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आते हैं, तो यहां पे जरूर देखना है कि आपको कि रिएक्शन मैकेनिज्म आपने अच्छे से पढ़ा हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। डिस्टिंग्विश टेस्ट, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट टेस्ट आते हैं, सो मैं सिंपल आपको बताऊंगा कि अगर आप यहां पे आपने कुछ टाइम से जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो बिल्कुल आपके पास में अभी भी टाइम है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में जितने भी हैं, चाहे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के, करना जरूरी है। साथ साथ 30 ईयर के PYQ करिए,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके 170 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। इसके बाहर कंटेंट नहीं जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सर जो भी क्वेश्चन आए हैं ना, उसको मैंने उन सारे क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में भी कहीं ना कहीं देखी है। तो मुझे सारे क्वेश्चन जो भी मेरे नीट एग्जाम में आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं सॉल्व किए थे। सो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब बाकी बातें भी जरूरी हैं, सिर्फ इतने से कंटेंट से काम नहीं चलेगा। अब स्टूडेंट, बात आती है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट से ही आपको क्या पता लगेगा, क्योंकि देखो अगर आपको 170 प्लस मार्क्स लाने हैं ना, तो सिर्फ आपको कितनी नॉलेज है ये काम नहीं आएगा। नॉलेज के साथ साथ मैटर करेगा आपकी स्पीड। आपके क्वेश्चन करने से ज्यादा स्पीड मैटर करता है कि सर ओवरऑल जो मेरे पास में नीट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मैं उनको 3 आवर्स के अंदर सॉल्व कर पा रहा हूं। तो स्पीड बहुत मैटर करेगी। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी। देखो, मुझे अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो मुझे नॉलेज चाहिए, कंटेंट की नॉलेज चाहिए, मेरा अच्छे से रिवीजन हो, डिटेल रिवीजन किया हो, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी हो, तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। और स्पीड को इंक्रीज करना है तो आपको मॉक टेस्ट देना है। तो नेक्स्ट 60 डेज में आपको एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट देने हैं और आपको सारे क्वेश्चन 3 आवर्स के टाइम में ही सॉल्व करने हैं। 20 मॉक के बाद में आपको वाकई में आपकी इतनी प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी, क्योंकि पहले 5 to 6 मॉक टेस्ट के अंदर आपको यह पता लग जाएगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन सारे डिटेल सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, फिर आपको पता लगेगा कि आपको फिजिक्स में ज्यादा टाइम लग रहा है या केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लग रहा है। अब अल्टीमेटली मॉक की प्रैक्टिस करते करते आपकी अपने आप स्टडी जैसी बनती जाएगी कि आपको अपने आप पहले ना आप प्रॉब्लमेटिक एरिया आइडेंटिफाई कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि अब मुझे अपना प्रॉब्लमेटिक एरिया देखना है कि जहां जिस एरिया में मुझे प्रॉब्लम है उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो आप कहेंगे सर सॉल्यूशन क्या होगा। मॉक की प्रैक्टिस करते करते आपकी अपने आप आपको आइडियाज आएंगे कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को, अपने क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को 3 आवर्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जितने भी टॉपर हैं वो इस प्लान को फॉलो करते हैं। लोगों ने 180 से 180 मार्क्स गेन किए हैं इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो 20 आपको मॉक टेस्ट देने, और मॉक टेस्ट की जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपके मॉक टेस्ट की टाइमिंग आपके नीट के एग्जाम की टाइमिंग के पैरेलल होनी चाहिए। आपको दिन में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस उस टाइम करनी है जिस टाइम आपके नीट का एग्जाम होना है। उससे क्या होगा कि जब आपको ना दिन के उस पर्टिकुलर फेज में जब आपका नीट का एग्जाम होना है, आपका जो ब्रेन है वो मोस्ट एक्टिव स्टेट के अंदर होना चाहिए। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ब्रेन मोस्ट एक्टिव स्टेट में हो पर्टिकुलर उस टाइम पे जब मेरा नीट का एग्जाम होना है, सो उसके लिए भी प्रैक्टिस लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि अचानक एक दिन आपको लगा कि सर मेरा ब्रेन जो है सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है रात को 12 से 3 बजे तक, है ना, 12 to 3 मैं सबसे ज्यादा हाई एक्टिव स्टेट में रहता हूं और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेता हूं। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर मेरी सबसे अच्छी पढ़ाई ना सुबह 5 से 8 बजे तक होती है, 5 to 8 o'clock तक होती है। पर नीट का एग्जाम तो ना तो रात को 12 to 3 होना है, ना मॉर्निंग में 5 to 8 होना है, वो तो आफ्टरनून में होना है। अब आप कह रहे हो कि सर मैं तो डेली जिस टाइम नीट का एग्जाम होता है मुझे सोने की आदत है, मेरी तो प्रैक्टिस, मेरा तो आराम का टाइम है। तो जब आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा होगा यार वो कि ये मेरा आराम का टाइम है, तुम यहां पे नीट का एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हो। प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं, बहुत सारे। सिर्फ जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो फेस नहीं करते। बस करना क्या है कि आपको जब नेक्स्ट 20 मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टाइम वो चूज करना है जिस टाइम आपका नीट का एग्जाम होना है। ओके, अब स्टूडेंट, तो मोस्ट ऑफ बातें मैं आपको बता दी है। अब इसके बाद लास्ट जो टिप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जब भी आप जितने भी PYQ या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे या आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं NCERT से, या आपने जो पहले क्वेश्चन किए हुए हैं, एक बार आप जितना भी पार्ट आप एरर कर रहे हैं, किसी भी तरह की सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप उन सिली मिस्टेक को एक बार जरूर किसी एक कॉपी में आप नोट्स बनाएं, है ना। अब की बार आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं, आपकी मिस्टेक के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको अपनी मिस्टेक्स के आप जो भी अब नेक्स्ट 60 डेज में मिस्टेक कर रहे हैं उनको लगातार लिखते जाना है कि मेरी पर्टिकुलर चैप्टर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में मेरी मिस्टेक हो रही है, तो नाम लिख दीजिए उस पर्टिकुलर टॉपिक का। आपको लग रहा है कि NCERT क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, इस पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे, नाम लिखिए। आपको लग रहा है सर ये नेम रिएक्शन जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, इस पर्टिकुलर नेम रिएक्शन पे मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, तो आप बिल्कुल उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए और हर दिन
लगभग 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा आपको अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव करने में देना है। जो मैंने आपको 4 आवर्स बताए हैं ना, इस 4 आवर्स में आपको अपने 1 आवर को एटलीस्ट स्पेंड करना है अपनी मिस्टेक्स पे। मान लीजिए आपने 3 का कोई क्वेश्चन किए, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर के, सॉलिड स्टेट के आपने 100 क्वेश्चंस लगाए और आपके लग रहा है कि सर मेरे वहां पे ना 20 क्वेश्चंस गलत हुए, 5% एरर नहीं है, 20% एरर चली गई इस चैप्टर में। सो आइडेंटिफाई करिए कि वो 20% जो क्वेश्चन आपके गलत हुए, ये ओवरऑल सारे चैप्टर से रॉन्ग हो रहे हैं या पर्टिकुलर कोई टॉपिक ऐसा है जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और वो आप रॉन्ग कर रहे हैं। सो आपको आइडेंटिफाई करना होगा अपना सबसे कमजोर एरिया। वो एक पर्टिकुलर चैप्टर भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर चैप्टर का टॉपिक या सब टॉपिक हो सकता है। अगर आप चाहते हैं 170 प्लस मार्क्स को गेन करना, सो बच्चों आप बिल्कुल गलती नहीं कर सकते। आप कोई एरर का चांस छोड़िए ही मत। आप मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको दूर कर पाएंगे। अल्टीमेटली कितनी बार क्या होता है कि हम बहुत सारी गलती करते रहते हैं, बट हम उनको ना आइडेंटिफाई नहीं करते, हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं रखते। हम ये नहीं देखते कि हम क्या गलती कर रहे हैं, बस हम गलती करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितने % क्वेश्चन हम करेक्ट कर पा रहे हैं। अब आपको अगर टॉपर बनना है तो आपको अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके, अपनी एरर्स को आइडेंटिफाई करके उन एरर्स को रिमूव करना है, उन एरर्स को हटाना है। और यह सारा काम आपको नेक्स्ट 60 डेज के अंदर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको रोज 4 घंटे 4 आवर्स केमिस्ट्री को देने होंगे अगर आप 170 प्लस मार्क्स को गेन करना चाहते हैं। और आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको लगता है कि मेरी कमी है, मेरे पास कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं कि जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो मेरे 170 प्लस नहीं आ रहे, मैं सिर्फ 130, 140, 150 तक मार्क्स गेन कर पा रहा हूं। तो एटलीस्ट आप 30 to 40 मार्क्स बहुत आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी में दम होना चाहिए, आपकी प्लानिंग में दम होना चाहिए, और वो प्लानिंग, वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं। हमारा साथ आपके साथ लगातार बना रहेगा जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं होता है। और अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है तो सेशन पे दोबारा से आके जरूर कमेंट करिएगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आसानी से 170 प्लस मार्क्स गेन करेंगे, बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज में आप जाएं, है ना, अपने माँ बाप का और हमारा नाम रोशन करें। इन्हीं सब आशीर्वाद, इन्हीं सब दुआओं के साथ में आज के सेशन में स्टूडेंट आपके साथ में खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।